नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के तीसरे एपिसोड में। पिछले 2 एपिसोड में हमने यह देखा था कि पुराने समय में पश्चिम के देशों में किस तरह सोनार ने जादुई तरीके से 9 गुना ज्यादा पर्ची समाज में घुमाकर और उस पर ब्याज लगाकर सारा सोना चांदी अपनी जेब में कर लिया। और आज की बैंकिंग प्रणाली में भी किस तरह रिजर्व बैंक से थोड़ा सा पैसा लेकर व्यावसायिक बैंक 9 गुना ज्यादा पैसा छापते हैं और आपसे उस पर ब्याज वसूलते हैं। और साथियों, धर्मस्य मूलम अर्थ सीरीज के पिछले दोनों एपिसोड देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इस विषय पर अर्थशास्त्री जॉन केनेथ गोलब्रेथ कहते हैं, बैंकों के पैसे बनाने की प्रक्रिया इतनी सरल है कि दिमाग चकरा जाता है। दिमाग इसलिए चकरा जाता है क्योंकि हमें कुछ और ही सिखाया गया है। अभी तक तो हमने आपको पैसा बनने की प्रक्रिया बस ऊपर ऊपर से ही बताई थी, लेकिन आज के एपिसोड में हम विस्तार से आपको ये बताएंगे कि आज के समय में ये पैसा बनता कैसे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं तीसरे एपिसोड की। आज के समय में जब कभी भी हमारे देश की सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। सबसे पहले तो वो हमारे देश की जनता के ऊपर टैक्स लगाते हैं, और अगर टैक्स से इकट्ठे किए गए पैसे कम पड़ते हैं तो वो हमारे देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज पर पैसे ले लेते हैं। आइए भारत सरकार की इस कर्ज लेने की प्रक्रिया को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए कि भारत सरकार को अपने बजट में 1000 रुपए चाहिए, तो नियम अनुसार भारत सरकार को एक कागज पर लिखकर रिजर्व बैंक को एक वायदा करना होता है कि वह बैंक से कर्ज पर लिए गए पैसे ब्याज समेत लौटा देगी। सरकार के इस वायदे को सरकारी बॉन्ड कहा जाता है। इस सरकारी बॉन्ड को भारतीय रिजर्व बैंक के पास लेकर जाने की जिम्मेदारी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की होती है। इस बॉन्ड के बदले में रिजर्व बैंक भारत सरकार को 1000 रुपए का नोट छाप कर दे देता है। 1000 रुपए मिलने के बाद भारत सरकार इसे अलग अलग प्रकार की जन कल्याण योजनाओं में खर्च कर देती है, जिससे ये 1000 रुपए देश की जनता के पास आ जाते हैं। यह पैसा आपके और हमारे बीच में घूमता रहता है, लेकिन ज्यादातर लोग अपना पैसा सुरक्षित रखने के लिए उसे बैंकों में एक अकाउंट बनाकर सेव करते हैं, और ये 1000 रुपए आपके नजदीकी बैंकों में जमा हो जाते हैं, जिसके बदले में बैंक वाले आपके खाते में उतने पैसे लिख देते हैं। अब अगर इस प्रक्रिया को आप समझें तो वो 1000 रुपए जो रिजर्व बैंक ने एक सरकारी बॉन्ड के बदले में सरकार को दिए थे, वह 1000 रुपए अब घूमकर गली नुक्कड़ पर बने हुए कमर्शियल बैंकों के अंदर आ गए हैं। जैसा कि हमने पहले आपको बताया था कि ये कमर्शियल बैंक अपने पास रखे हुए पैसे का 9 गुना ज्यादा पैसा छापते हैं, तो अब इस 1000 रुपए को अपने पास रखकर बैंक 9 गुना ज्यादा पैसा छापकर आपको और हमें कर्ज पर देना शुरू कर देंगे। इस प्रक्रिया के चलने पर देश के अंदर पैसे की मात्रा बढ़ जाती है। पैसे की मात्रा बढ़ने के साथ साथ ब्याज भी बढ़ता है, जिसका परिणाम यह होता है कि देश के अंदर महंगाई आ जाती है। देश में आई महंगाई को कम करने के लिए नियम अनुसार रिजर्व बैंक अपने पास रखे हुए 1000 रुपए के सरकारी बॉन्ड को 1000 रुपए में कमर्शियल बैंकों को बेच देता है। इस प्रक्रिया को पाश्चात्य अर्थशास्त्र में ओपन मार्केट ऑपरेशन कहा जाता है। इस ओपन मार्केट ऑपरेशन की प्रक्रिया के हो जाने के बाद अगर अभी तक बताई गई पूरी प्रक्रिया को आप ध्यान से देखें तो शुरुआत में जो बॉन्ड सरकार ने लिखकर रिजर्व बैंक को दिया था, वो बॉन्ड अब रिजर्व बैंक के पास न रहकर कमर्शियल बैंक जैसे एक्सिस, HDFC, ICICI इत्यादि बैंकों के पास आ गया है। और जो 1000 रुपए रिजर्व बैंक ने सरकार को छाप कर दिए थे, वो 1000 रुपए अब वापस रिजर्व बैंक के पास आ गए हैं। अब अगर इस प्रक्रिया में आप ये देखें कि रिजर्व बैंक की भूमिका क्या रही, तो यह समझ आता है कि यहाँ पर रिजर्व बैंक ने सिर्फ एक बिचौलिए का काम किया। जो पैसा भारत सरकार को रिजर्व बैंक से लेना था,
असलियत में वह पैसा उसने कमर्शियल बैंकों से ले लिया और कमर्शियल बैंकों के पास एक भी पैसा ना होते हुए उसने सरकार के खाते में वो पैसा लिख भी दिया, जिसे सरकार ने देश की जनता में खर्च दिया और वही पैसा जनता के खातों में भी लिख दिया गया। दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों का सिर्फ इतना काम होता है कि जितना कर्ज कमर्शियल बैंक जनता में बांट देते हैं उसका 6 या 10% इन कमर्शियल बैंकों को छापकर दे देना। फेडरल रिजर्व बोर्ड के अध्यक्ष मैरिनर एक्लिस 1935 में बैंकों की इस प्रक्रिया के बारे में यह लिखते हैं कि सरकारी बॉन्ड की खरीद में बैंकिंग प्रणाली बिल्कुल नया पैसा बनाती है। जब बैंक सरकार द्वारा जारी किए गए $1 अरब के बॉन्ड खरीदता है तो वो सरकारी खाते में $1 अरब लिख देता है। इस तरह से वे सिर्फ खाते में लिखकर $1 अरब पैदा कर देते हैं। जब भी भारत सरकार या देश की जनता को कर्ज लेने की जरूरत पड़ती है तो वो ब्याज समेत पैसा लौटाने का वायदा लिखकर व्यावसायिक बैंक के पास जाते हैं। आपके वायदे को अपने पास रखकर व्यावसायिक बैंक उतनी ही रकम आपके खाते में लिख देते हैं, जिस पर बैंक वाले सालाना का लाखों करोड़ों रुपया ब्याज मांगते हैं। सरकार और जनता के खातों में लिखे गए पैसे का कुल 10% ही बैंक वालों को रिजर्व के रूप में रखना होता है, जिसे वो भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज पर ले लेते हैं। इस प्रक्रिया के हिसाब से देश के कुल पैसे का 95% पैसा व्यावसायिक बैंक बनाते हैं, जो कि सिर्फ खातों में ही बनता है और खातों में लिखा रहता है। भारतीय रिजर्व बैंक सिर्फ 5% ही पैसा बनाता है, जो कि कागज के नोट में आपको और हमें दिखाई देता है। इसी प्रक्रिया पर साल 1959 में अमेरिका के वित्त सचिव रहे रॉबर्ट बी एंडरसन ने यह कहा, जब एक बैंक कर्ज देता है तो यह केवल कर्ज की राशि बैंक अकाउंट में लिख देता है। यह पैसे बैंक किसी और के जमा किए गए पैसों से लेकर नहीं देता। यह पैसा उधार लेने वालों के लिए बैंकों ने बिल्कुल नया बना कर दिया होता है। साथियों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको ये बताएंगे कि किस तरह केंद्रीय बैंक की वजह से देश के अंदर महंगाई आती है और कैसे एक अकेले आदमी ने कोर्ट के अंदर इस पूरी बैंकिंग व्यवस्था को चुनौती दी थी। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।